दिल्ली का आसमान जहां पतंगे तो उड़ती हैं, लेकिन उन्हीं पतंगों के धागों में उलझकर हर साल हजारों पक्षियों की जान चली जाती है। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में दो भाई ऐसे भी हैं जो इन घायल पक्षियों को एक नई जिंदगी दे रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के वजीराबाद में, जहां नदीम और सऊद दोनों भाई मिलकर इन घायल पक्षियों को, खासतौर पर ब्लैक काइट यानी चील को, एक नई जिंदगी दे रहे हैं। कैसे उन्होंने वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी, आइए जानते हैं। मैं ट्रस्टी हूँ वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रस्ट का, और ये हमने रजिस्टर कराया था 2010 में, लेकिन हम वाइल्ड लाइफ पे काम कर रहे हैं 2000 से। तो 2003 में हमने बर्ड हॉस्पिटल स्टार्ट किया था, उसका रेस्क्यू स्टार्ट किया था, और तब से 2010 तक हम एक इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे थे। उसके बाद जो हमने रजिस्टर कर लिया है, उसके बाद हम एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कर रहे हैं। हमने ये स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि बर्ड्स ऑफ प्रे के लिए यहाँ पर काम करने वाला कोई नहीं था। जैसे एक मैं आपको बताऊं, हमारा एक बचपन का इंसिडेंस है। यह है अर्ली 1990s की। एक हमको रोड साइड पर चील पड़ी हुई मिली जो इंजर्ड थी। हमने उस चील को उठाया और उस चील को जो नज़दीकी बर्ड हॉस्पिटल था एक, वहाँ ले गए। तो वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया, और उनका रीज़न था कि ये मांसाहारी पक्षी है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। तो उस वक्त बात हमको काफ़ी ख़राब लगी कि अगर कोई मांसाहारी पक्षी है तो क्या उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये अब साल आता है 2003, तो एक बर्ड हमको मिला। पहला बर्ड हम उठाकर अपने घर ले आए। उसके विंग में फ्रैक्चर था, और लाने के बाद हमने जो एनक्लोजर, एक छोटा सा केज बनाया हुआ था अपनी छत पर, हमने उसमें रखा उसको, और उसके ट्रीटमेंट के लिए एक वेटरनेरियन है, हमने उनको बुलाया और उनको दिखाया। इस तरह से पहला बर्ड आया, फिर दूसरा दिखा तो हम उसको भी ले आए। तो इस तरह से हमने इनको रखना शुरू किया। जो दिल्ली में दो टाइप के चील होते हैं मेनली, बाकी और स्पीशीज भी हैं, लेकिन जो मेन है वो है ब्लैक काइट और ब्लैक ईयर्ड काइट। जो ब्लैक काइट होता है वो हमारे लोकल स्पीशी रहता है, उसे गोविंदा भी बोलते हैं। तो उसी का सब स्पीशी है जिसे बोलते हैं ब्लैक ईयर्ड काइट, जिसे लिनियाटस भी कहते हैं। तो वो बर्ड्स सर्दी में हमारे यहाँ आते हैं, गर्मी में वो स्टेप्स में जाते हैं, जहाँ सर्दन रशिया, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या मंगोलिया, वहाँ पर ही ब्रीड करते हैं, और सर्दी में इंडिया में कई सारी जगह पर आकर सर्दियाँ यहीं गुजारते हैं। जब इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है हमारा 15 अगस्त को, तो जब लोग पतंगबाजी ज़्यादा करते हैं, तो उसमें हमारे पास पतंग की डोर से कटे हुए जो बर्ड्स आते हैं, वो उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लगभग हमारे पास इस साल जो आए हैं अगस्त के महीने में, लगभग 300 से 350 के लगभग केसेस आए हैं जो पतंग की डोर से कटे हुए। और बाकी सिर्फ जो बर्ड्स को या इंसानों को इंजर करता है, वो सिर्फ मांझा ही नहीं करता, वो सद्दी भी करती है। जो डोर जिसके अंदर शार्पनेस नहीं होती। जो पतंगबाजी है वो बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को और हमारी वाइल्ड लाइफ को, और जो इंसान है, इंसानों के भी काफ़ी सारे केसेस आते हैं जिसमें जो बाइकर्स होते हैं उनका गला कट जाता है। तो ये काफ़ी नुकसान देती है। ये हमारा गार्बेज मैनेजमेंट का काम करते हैं। जो कूड़ा पड़े पड़े सड़ेगा, ये उसको खाकर हमको कई सारी बीमारियां फैलने से बचाते हैं। मैं 2014 जनवरी आई थिंक मैंने ज्वाइन किया वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू को, और डिफरेंट टाइप के केस आते हैं हमारे पास। ये बर्ड्स भी, काइट, ब्लैक काइट तो आती है, फिर से आउल भी है, अदर बर्ड्स भी है, आप देख ही रहे। पोल्यूशन का मेनली टाइम होता है ये आपको, ये कोल्ड क्लाइमेट पे, इस टाइम पे तो पोल्यूशन नॉर्मल हो जाता है मानसून टाइम में। उस समय फेसिंग होता है, उस समय क्या होता है, बर्ड्स में भी पोल्यूशन का असर होता है। रेस्पिरेटरी निमोनिया का बहुत ज़्यादा केसेस होता है। तो उस समय जो यंग बर्ड होते हैं, स्पेशली जो हैचरी यंग बर्ड, उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जैसे उनको ब्रीदिंग में ट्रबल होना, नेजल डिस्चार्ज होना, इस तरह के केसेस आते थे। पहले भी मतलब बर्ड्स को लेकर तो काफ़ी हमदर्दी थी मुझे कि यार ये मतलब
जख्मी होते थे उनको देख के तकलीफ़ होती थी, मांझे में उलझे हुए, या कबूतर भी इस तरीके से मांझे में उलझे हुए होते थे। तकलीफ़ होती थी देख के कि यार किस तरह ये ठीक हो पाएंगे या हो पाएंगे भी नहीं हो पाएंगे। फिर जब यहाँ पर आन के देखा तो जब काम करा तो जो वो हमदर्दी थी वो और ज़्यादा हो गई। इनकी तकलीफ़ यही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। जब से हमने दूसरे हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप किया है तो हमारे पास वहाँ से इतने सारे बर्ड्स आते हैं, क्योंकि बर्ड को जाकर सिर्फ रेस्क्यू कर लाना वही सारा काम नहीं होता। बर्ड जब रेस्क्यू होकर आता है, असली काम जब शुरू होता है, उसको ट्रीटमेंट करना, ट्रीटमेंट के बाद उसकी केयर करना, केयर करने के बाद जब तक वो रिलीज नहीं होता वो हमारे पास ही रहता है। और हमारा जो स्पेशलाइजेशन ही ऑर्थोपेडिक सर्जरीज की है और मेनली विंग रिपेयर होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इस जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, कौन सा स्पीशी प्रोटेक्टेड है कौन सा नहीं है, तो वो भी डिपेंड करता है कि हमें बर्ड को किस तरीके से रिलीज करना है, क्योंकि वो भी जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के वो भी हमें फॉलो करने होते हैं। और हमें ये भी देखना होता है कि बर्ड को एक्चुअली क्या चाहिए और गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई है उसके लिए। अगर हमें एक पीस ऑफ लैंड लीज पर मिल जाए गवर्नमेंट से और हम उस पर एक प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाना चाहेंगे जिसका हॉस्पिटल एक पार्ट होगा, और फर्दर उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू एजुकेट द पब्लिक एज एन अवेयरनेस। अगर सिर्फ आप कंजर्वेशन या एनवायरनमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आपको इसी अपनी आदत बदल दीजिए, तो उससे ही कितना फ़र्क पड़ जाए। तो सिर्फ काइट्स की बात कर रहा हूँ, कबूतर हैं तो ऐसे एफर्ट्स हो सकते हैं। जैसे अब गर्मी आपने देखा कुछ सालों में बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, हमारे पास जो केसेस आते हैं उस टाइम बच्चों के 99% डिहाइड्रेटेड होते हैं। उसमें हम अगर जैसे पानी रख सकें छत पर, बालकनी पर, सड़क की साइड में, पार्क में, किसी भी ग्रीन पैच पे, तो वो अगर हम एफर्ट करते रहें तो एक पार्ट ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट हो जाएगा, जिसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। बस ये है कि एक आम आदमी का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा उसमें।